बायोकेमिकल साइकिल्स। बायोकेमिकल साइकिल क्या होते हैं? द साइकिल ऑफ मिनरल्स फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक एंड बैक टू अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज बायोकेमिकल साइकिल। मीन टू से वो साइकिल जिसमें कि मिनरल्स एक अबायोटिक कंपोनेंट से बायोटिक कंपोनेंट की तरफ जाते हैं एंड देन बैक टू बायोटिक कंपोनेंट, और फिर दोबारा से बायोटिक कंपोनेंट से अबायोटिक कंपोनेंट के पास आ जाते हैं इकोसिस्टम के अंदर। उसे हम बायोकेमिकल साइकिल कहते हैं। एंड दीज साइकिल आर ऑल्सो कॉल्ड मिनरल साइकिल और न्यूट्रिशन साइकिल। इन साइकिल को मिनरल साइकिल एंड न्यूट्रिशन साइकिल भी कहते हैं। डिफरेंट बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल इन दिस साइकिल। अलग अलग बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इसमें रोल प्ले करते हैं। ग्रीन प्लांट जो होते हैं इनमें प्रोड्यूसर की तरह एक्ट करते हैं एंड कन्वर्ट मिनरल इनटू बायोलॉजिकल यूजुअल फॉर्म, और जो मिनरल्स को बायोलॉजिकल यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं प्लांट। एंड न्यूट्रिशन आर ट्रांसपोर्ट टू डिस्टेंस प्लेस। न्यूट्रिशन जो होते हैं अलग अलग जगह पर पहुँचाए जाते हैं बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट बाई एयर एंड वाटर। एयर और वाटर के द्वारा अलग पॉइंट पर पहुँचाए जाते हैं। एंड हमारे कुछ इंपोर्टेंट बायोकेमिकल साइकिल कुछ तरीके से एटमॉस्फेयर, रॉक एक्ट अ लार्ज रिजर्वियर्स एंड वेरियस कंपोनेंट ऑफ लाइफ साइकिल एक्ट एज शॉर्ट स्टोर। Activities like deforestation, agriculture can seriously affect the nutrition cycling and biochemical cycles। जो हमारे डिफॉरेस्टेशन है और एग्रीकल्चर में एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही हैं। हमारे बुक में कुछ में बायोलॉजिकल साइकिल दे रखी हैं, अब हम उन्हें वन बाय वन करके समझते हैं। पहला समझते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन इज द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ होल ऑर्गेनिक मैटर। कार्बन जो होता है बेसिक कंस्टिट्यूएंट होता है सभी ऑर्गेनिक मैटर्स के लिए। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट मेकिंग और 4% ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर हम ड्राई वेट लें तो 4% ऑफ कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड फाउंड इन एटमॉस्फेयर इज द सोर्स ऑफ कार्बन लिविंग एंड फोसिल डिकम्पोजिशन। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन प्रेजेंट होता है वो 0.032% होता है, लेकिन इन एडिशन टू इट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन ओशियंस। ओशियंस में कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इट इज अबाउट 14 टाइम मोर देन एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर के कंपेरिजन में 40 टाइम ज़्यादा प्रेजेंट होता है एक्वेटिक लाइफ्स में। फ्रॉम एटमॉस्फेयर वाटर इज टेकन बाय द प्रोड्यूसर्स। जो वाटर में से कार्बन जो होता है प्रोड्यूस के द्वारा लिया जाता है एंड कंज्यूमर्स के द्वारा लिया जाता है। ग्रीन प्लांट टेक द कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक फूड। जो ग्रीन प्लांट होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑर्गेनिक फूड में बनाती हैं। द कंज्यूमर्स यूज द फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और कंज्यूमर्स इस खाने को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। ए गुड अमाउंट ऑफ इट रिटर्न बैक टू एटमॉस्फेयर तो रेस्पिरेशन और प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, और एक अच्छा खासा अमाउंट दोबारा से एटमॉस्फेयर में दे दिया जाता है थ्रू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन। और डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द डेड ऑक्सीजन मैटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर। और डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं बाई डिकम्पोजिंग द ऑर्गेनिक मैटर एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल। और बहुत सारी फ्यूल्स जैसे कि वुड, कोयला एंड फॉसल फ्यूल के जलने से भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। एंड वेदर ऑफ रॉक एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी, वेदरिंग जो रॉक्स और वॉल्केनिक एक्टिविटीज ऑल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। सम ऑफ द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड गेट डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड कम टू सॉइल इन फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वाटर में के रेन वाटर के साथ साथ मिक्स होकर के दोबारा से सॉइल में आ जाती है, जो कार्बोनिक एसिड का कारण बनती है। देयर इज कंटिन्यूस इंक्रीज इन डिस्चार्ज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू एटमॉस्फेयर, और एक कंटिन्यूस डिस्चार्ज बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में बाई द ह्यूमन एक्टिविटीज़ और बर्निंग वेरियस फ्यूल्स। और बहुत सारे फ्यूल्स जला करके कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ता रहता है। देयरफॉर देयर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, और इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में इंक्रीजमेंट होता जा रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल करता है इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट साइकिल नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ N2 इन द एटमॉस्फेयर एंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन नाइट्रोजन का होता है। इट इज अबाउट 79% इन द एयर। द गैसेस नाइट्रोजन कैन नॉट बी यूज बाई मेजोरिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। गैसेस नाइट्रोजन जो होती है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म यूज़ नहीं की जा सकती। इट कन्वर्जन इनटू केमिकल यूजेबल फॉर्म इज डन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ये केवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम यूज कर सकें। एंड द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ N2 गैस इनटू यूजेबल फॉर्म इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। और नाइट्रोजन को गैस से यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की फॉर्म को कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। इट इज़ द स्टेप रिड्यूस टू नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजन गैस को अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करना और ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रेट। नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक प्लेस इन 2 मेथड। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है हमारा 2 मेथड से किया जा सकता है, एक तो फिजिकल और दूसरा बायोलॉजिकल। फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस विद O2 फॉर्म नाइट्रेट। जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस होती है वो ऑक्सीजन के साथ मिक्स होती है और नाइट्रेट बनाती है। दीज गैस डिजॉल्व इन रेन वाटर, और ये रेन वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं एंड कम डाउन टू अर्थ इन फॉर्म ऑफ डाइल्यूट एसिड, और डाइल्यूट एसिड की फॉर्म में आती हैं। दीज नाइट्रेट फाइनली बिकम अवेलेबल टू प्लांट, और ये फिर नाइट्रेट प्लांट्स के लिए अवेलेबल हो जाती है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज मेनली डन बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वहीं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया दीज आर फाउंड इन द सॉइल एंड रूट ऑफ द प्लांट। और ये जो बैक्टीरियाज होते हैं या तो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, प्लांट्स के रूट्स में, या फिर सॉइल के अंदर पाए जाते हैं। जैसे राइजोमस बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट एंड लेगुमिनस प्लांट। सम ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी ऑल्सो परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट टेक अप दिस फिक्स नाइट्रोजन, प्लांट जो होते हैं फिक्स नाइट्रोजन को लेते हैं एंड दे कन्वर्ट इनटू वेरियस नाइट्रोजन कंपाउंड, और नाइट्रोजन कंपाउंड इसकी मदद से बनाते हैं, जैसे प्रोटीन, अमीनो एसिड। एंड आफ्टर देयर डेथ नाइट्रोजस मैटर ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज एडेड टू सॉइल। और जैसे उनकी डेथ होती है वो नाइट्रोजन बेस्ड होता है दोबारा से सॉइल में मिल जाता है। एंड इट एक्ट अपॉन बैक्टीरिया एंड फंगस, और बैक्टीरिया फंगस पैक करता है, दे ब्रेक डाउन इट टू रिलीज इनऑर्गेनिक नाइट्रेट, और फिर ये दोबारा से ब्रेक डाउन करते हैं और इनऑर्गेनिक नाइट्रेट उसमें रिलीज कर देते हैं। एंड दिस नाइट्रेट आर देन अगेन टेकन बाई द प्लांट, और यही नाइट्रेट फिर दोबारा से प्लांट के द्वारा ली जाती है। एंड सम बैक्टीरिया ऑल्सो कन्वर्ट नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन गैस, और कुछ बैक्टीरिया ऐसी भी होती हैं जो नाइट्रेट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को इस प्रोसेस को डीनाइट्रीफाइंग, और जो बैक्टीरिया करते हैं वो डीनाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया। द फ्री नाइट्रोजन गैस रिटर्न टू एटमॉस्फेयर, और जो फ्री नाइट्रोजन होती है नाइट्रेट से वो एटमॉस्फेयर दोबारा लौट आती है। एंड हाउएवर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन पर ईयर इज हायर देन नाइट्रोजन गैस रिटर्न टू एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो अमाउंट होता है वो ज़्यादा होता है इसका मतलब नाइट्रोजन कम बैक टू एटमॉस्फेयर। दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस गो इनटू ओशियनेटिक सेडिमेंट एंड नाइट्रोजन साइकिल थस प्रेजेंट परफेक्ट साइकिल। इसी तरीके से नाइट्रोजन साइकिल जो होता है कंटिन्यूस रिवॉल्व होता रहता है। नेक्स्ट साइकिल वाटर साइकिल। जैसा हम जानते हैं वाटर इसेंशियल कंपोनेंट होता है इन्वायरमेंट के लिए और सभी ऑर्गेनिम्स के लिए सर्वाइव करने के लिए। वाटर साइकिल के लिए क्या क्या होते हैं? ओशियन, एटमॉस्फेयर एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओशियन इज द लार्जेस्ट रिजर्व। ओशियन जो होता है बहुत बड़ा रिजर्वर होता है वाटर का। इवापोरेशन ऑफ वाटर जो होता है टेक प्लेस होता है वाटर बॉडी से, इंक्लूडिंग ओशियन, रिवर, लैंड एंड पोन्ड। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर इज द वास्ट सरफेस ऑफ ओशियन। जो ओशियंस होते हैं उनका बड़ा सरफेस एरिया जो होता है इवापोरेशन का सबसे बड़ा सोर्स होता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। वाटर कम टू लैंड इन फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। वाटर जो होता है इवापोरेशन के बाद क्लाउड में फॉर्म हो जाता है, क्लाउड फॉर्म होने के बाद जब वो कूल डाउन होता है तो वो रेन और स्नो की फॉर्म में आता है, और क्लाउड की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है वाटर टू अ लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू विंड। मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड रेनफॉल ब्रिंग द वाटर बैक टू रिवर। और मेल्टिंग और रेनफॉल जो होती है वो वाटर को दोबारा से ज़मीन पे लेके आती है, विच फाइनली एडेड बैक टू ओशियन। उसी तरीके से वो फिर दोबारा से ओशियन में मिल जाता है। एक कॉन्सेंट्रेबल अमाउंट ऑफ वाटर ऑल्सो इवोपरेट फ्रॉम प्लांट थ्रू ट्रांसपिरेशन। और थोड़ा बहुत अमाउंट ऑफ वाटर जो होता है ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस से प्लांट के द्वारा भी इवोपरेट किया जाता है। एनिमल ड्रिंक वाटर एंड आर थस पार्ट ऑफ दिस साइकिल। एनिमल्स भी पानी को पीते हैं, इसीलिए वो भी इसी का साइकिल हम मान सकते हैं। इवोपरेशन ऑफ वाटर ऑल्सो टेक प्लेस थ्रू एनिमल बॉडीज। एनिमल बॉडीज के द्वारा भी इवोपरेशन वाटर होता है। सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस वे फ्रॉम लैंड एंड ओशियन टू फॉर्म बैक इज नोन एज वाटर साइकिल। इसी साइकिल को हम वाटर साइकिल कहते हैं। नाउ ऑक्सीजन साइकिल। क्या होता है ऑक्सीजन साइकिल, इसे समझते हैं।
ऑक्सीजन जो होता है O2 होता है प्रेजेंट इन एयर अबाउट 20% बाई वॉल्यूम एंड इट इज़ वन ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ वाटर। ये वाटर के अंदर ही प्रेजेंट होता है। फ्री ऑक्सीजन O2 वाज नॉट प्रेजेंट ऑन द अर्ली प्रिमिटिव अर्थ। ऑलमोस्ट ऑल ऑक्सीजन प्रेजेंट टुडे इन एटमॉस्फेयर। जितनी भी ऑक्सीजन है वो ज़्यादातर एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट है। इज बायोलॉजिकल इन इट्स ओरिजिन, बायोलॉजिकली ओरिजिन से ही है ये। ग्रीन प्लांट रिलीज ऑक्सीजन इन एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रीन प्लांट जो होते हैं ऑक्सीजन को थ्रो आउट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड ऑल द ऑर्गेनिज्म यूज एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। और जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को ही यूज करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। तस ऑक्सीजन कम टू द लिविंग वर्ल्ड थ्रू रेस्पिरेशन। तो जो ऑक्सीजन होती है लिविंग वर्ल्ड में रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा ही आती है। इट इज़ यूज बाई देम फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और जो ऑक्सीजन होती है लिविंग ऑर्गन के द्वारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए और एनर्जी रिलीज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज रिलीज इनटू एयर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो हम एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। ग्रीन प्लांट उस कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में एंड ऑक्सीजन ऑल्सो यूज ड्यूरिंग द बर्निंग ऑफ वेस्ट फ्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इनटू एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जैसा कि हम लोगों को पता है ग्लास एंड हीट, जैसा कि पता है ग्लास ट्रैप द हीट। ग्लास जो होता है हीट को ट्रैप कर लेता है। सो द टेम्परेचर इनसाइड द ग्लास बिकम मच हायर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। इसीलिए ग्लास के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सराउंडिंग। और दिस कॉन्सेप्ट इज यूज टू ग्रो ट्रॉपिकल प्लांट इन ग्लास हाउस इन कूलर क्लाइमेट। और यही जो कॉन्सेप्ट होता है इसे हम यूज़ करते हैं ट्रॉपिकल रीजन में जहाँ पे कोल्डर क्लाइमेट होता है। एंड दीज प्लांट कैन बी कीप वार्मर इन सच इंक्लोजर ड्यूरिंग विंटर सीजन। इस मेथड की मदद से हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की मदद से हम ठंडे इलाकों में और विंटर सीजन्स में प्लांट को वार्म एरिया में भी ग्रो कर सकते हैं। सिमिलर फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर राइज ऑल्सो टेक प्लेस इन द एटमॉस्फेयर। और यही फिनोमेना जो होती है एटमॉस्फेयर में भी होती है। हेंस द नेम ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट हैज बीन गिवन टू इट। इसलिए इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया गया है। और हम जब विंटर सीजन में हरी हरी पत्तियाँ उगाते हैं तो ग्रीन कलर का दिखता है, इसलिए हमने ग्रीन हाउस नाम दिया है। और इसी को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट भी कहते हैं। और जो गैसेस ग्रीन हाउस में यूज होती हैं उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसमें एक मेन ग्रीन हाउस गैस होती है। और कुछ गैस जैसे कि मीथेन एंड CFC ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट की गैसेस होती हैं। वैन एक्लिमेटेड इन द एटमॉस्फेयर ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी, ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एटमॉस्फेयर में जमा होने लगती हैं। एंड दीज ग्रीन हाउस इफेक्ट डू नॉट अलाउ द लॉन्ग वेव हीट रेडिएशन। मीन टू से ये जो होती हैं एटमॉस्फेयर से हीट स्केप आउट नहीं होने देती हैं। जिनकी ऐसी हीट जिनकी रेडिएशन लंबी होती है या जिनकी वेवलेंथ लंबी होती है उनको रेडिएट आउट नहीं होने देती हैं। इट रिजल्ट इन द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। इसकी वजह से क्या होता है अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। एंड इट विल कॉज राइज इन सी लेवल। ये सी लेवल में राइज कराता है। अनडिजायबल इफेक्ट ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट पर अनडिजायबल इफेक्ट देते हैं। इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, और इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म पे भी इफेक्ट करता है। एंड इफेक्ट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स की हेल्थ पर भी ये इफेक्ट डालता है। एंड इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर, साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट के जो इफेक्ट होते हैं वो एग्रीकल्चर पर भी दिखती हैं। इट विल रिजल्ट इन द फ्लडिंग ऑफ कोस्टल एरिया, और एक कोस्टल एरिया पे फ्लडिंग का भी कारण बन जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन विल कॉज हार्ट एंड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। हॉट एंड ह्यूमिड रीजन जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ फोसिल फ्यूल दैट इज कोयला एंड पेट्रोलियम इज इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने की वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ रहा है और ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग को लीड कर रहा है। नेक्स्ट, ओजोन लेयर। नॉर्मल एंड एलिमेंटल ऑक्सीजन इज फाउंड इन फॉर्म O, डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, एंड ओजोन या फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन कंटेन 3 मॉलिक्यूल्स। जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है वो डाइएटॉमिक होती है जो उसे हम O2 कहते हैं। लेकिन ओजोन में 3 मॉलिक्यूल, 3 एटम जो होते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट होते हैं। ए मैन मेड हार्मफुल पॉल्यूटेंट इन द लोअर एटमॉस्फेयर। इट इज़ आवर गुड लक डेट इट इज़ नॉट स्टेबल नियर टू द अर्थ सरफेस। ये हमारा लक है कि ये जो होती है
हमारे अर्थ की सरफेस के पास नहीं है। हाउएवर इट प्रोड्यूस नेचुरल इन स्ट्रेटोस्फीयर, लेकिन ये स्ट्रेटोस्फीयर में नेचुरली प्रोड्यूस होती है। पार्ट ऑफ एटमोस्फीयर, द नेचुरल ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और ये जो होती है हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। कमिंग फ्रॉम द सन, जो सन से आते हैं। इट अब्जॉर्ब हार्मफुल रेडिएशन एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम रीचिंग द अर्थ सरफेस, और ये प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम रीचिंग अर्थ सरफेस। इफ द ओजोन डिस्पेयर हो जाए स्ट्रेटोस्फीयर से, तो यूवी रेस जो होती हैं सीधा हमारी अर्थ तक आएंगी और वो हमें हार्म कर सकती हैं, और एंड आवर अर्थ विल बिकम अनेबल टू लिव मीन टू से हमारे लिए जीने लायक नहीं रह जाएगी। Recently, it has been discovered that thinning of protective layer is taking place. कुछ समय से हम ये बात नोटिस कर रहे हैं कि जो हमारी ओजोन लेयर है वो थिन होती जा रही है। इट इज़ ड्यू टू मैनमेड पॉल्यूटेंट लाइक CFC टाइप के पॉल्यूटेंट और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती हैं उन्हें प्रोड्यूस करने की वजह से हमारी ओजोन लेयर डिफ्लेक्ट होती जा रही है। हैव मैक्सिमम डिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी, और इन कंपाउंड्स के अंदर जो होती है बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी होती है। एंड वी आर नॉट डिगार्डेड बाई एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, और ये किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा डिगार्ड भी नहीं किया सकते। ऑन रीचिंग द स्ट्रेटोस्फीयर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिएक्ट विद ओजोन एंड ब्रेक इट्स मॉलिक्यूल। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं वो ओजोन से रिएक्ट करते हैं और उसके मॉलिक्यूल ब्रेक कर देते हैं। एंड ए सिंगल क्लोरीन एटम रिलीज बाई CFC इज सफिशिएंट टू ब्रेक 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। एक सिंगल क्लोरीन का जो एटम होता है वो 1 लाख से ज़्यादा मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर सकता है ओजोन की। एंड थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर वाज डिस्कवर्ड बाय एंटार्क्टिका में हमें देखने को मिल रहा है लार्ज होल इन द ओजोन, जो कि एक बहुत बड़ा होल हो चुका है ओजोन के अंदर। लेयर वाज फाउंड विच मीन कंप्लीट डिसअपीयरेंस, वहाँ पे कंप्लीट डिसअपीयरेंस हमें देखने को मिलता है ऑफ ओजोन लेयर ओवरऑल लार्ज एरिया ऑफ एटमोस्फियर। लेटर ऑन प्रेजेंस ऑफ ओजोन होल कन्फर्म्ड ओवर नॉर्थ पोल ऑल्सो, और नॉर्थ पोल में भी हमें ये देखने को मिला है इन अंटार्कटिका। CFC bearing wind because frozen in water. During spring season, chlorofluorocarbon are released at once. The active chlorine produced, they destroy them ozone. और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होती है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने में लगी हुई है। एक्सेसिव एक्सप्लोर टू रेडिएशन इज लिंक टू नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्थ, मीन टू से अगर ज़्यादा एक्सप्लोर होगा यूवी रेड्स का तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। एंड देयरफॉर स्ट्रिक्ट मेजर्स शुड बी टेकन टू स्टॉप डैमेज ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। इसलिए हमें मेजर्स उठाने चाहिए जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन को डैमेज होने से रोकें। एंड यूज ऑफ CFC एंड हार्मफुल केमिकल विच डिफ्लेक्ट द लेयर शुड बी चेक, और हमें टाइम टू टाइम ये चेक करते रहना चाहिए कि जो हार्मफुल मेजर्स हैं, जो हार्मफुल चीज़ें हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रही हैं, उन्हें किस तरीके से हम स्टॉप कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर डिफरेंट स्टेट इन विच वाटर फाउंड, वाटर जो होता है लिक्विड स्टेट वेपर स्टेट में पाया जाता है। नेम 2 बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपाउंड दैट कंटेन बोथ ऑक्सीजन नाइट्रोजन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। लिस्ट 3 ह्यूमन एक्टिविटीज विच will lead to increase in carbon dioxide, burning of fossil fuel, industrial revolution, heating, cooking and transportation. What is greenhouse effect? Increase in the temperature of atmosphere due to preservation in escape of heat from the earth. Escape of heat is prevented by some gas like carbon dioxide. मीन टू से जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हीट का escape ना हो पाना अर्थ की एटमॉस्फेयर से ही ग्रीनहाउस इफेक्ट कहलाता है। और ये जो होता है बहुत सी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा होता है। और ये एक छोटे लेवल तक तो अच्छा है, लेकिन जब ये बहुत बड़े लेवल पे होता है तो ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। व्हाट आर द 2 फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन फाउंड इन एटमॉस्फेयर? पहला एलिमेंटल फॉर्म दैट इज 21% एंड कंबाइंड फॉर्म जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो हमने इस चैप्टर में क्या कहा जाना है इसे चल जल्दी से देख लेते हैं, एक बार फिर से कंप्लीट करते हैं। हमने इस चैप्टर के बारे में जाना हमारे नेचुरल सोर्स क्या होते हैं और किस तरीके से प्लांट ऑटोट्रॉप होते हैं एंड हम हेटरोट्रॉप हैं, और हमें नेचर ने कौन कौन से सोर्स दिए हैं जैसे सॉयल, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड एनिमल, प्लांट। हमने जाना एटमॉस्फेयर के बारे में, लिथोस्फीयर के बारे में, हाइड्रोस्फीयर के बारे में जाना। हमने जाना किस तरीके से एनर्जी फ्लो करती है और किस तरीके से हमारे लिए बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने एटमॉस्फेयर में जाना
एयर के बारे में। एयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एयर का कंपोजिशन जाना, एयर में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस के बारे में जाना। एंड हमने जाना कि एटमॉस्फेयर जो होता है हमारे लिए क्लाइमेटिक कंट्रोल में किस तरीके से हेल्प करता है, और मूवमेंट ऑफ एयर विंड का जाता है और विंड किस तरीके से रेन लेकर के आती है। साथ ही साथ हमने आपको बताया एयर पोल्यूशन के बारे में। आज से हमारा जो एयर है वो उसकी क्वालिटी ख़राब हो चुकी है, और इसके कारण हमारे लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका है, और इसकी वजह से ऐसे ट्रेन भी हो रही हैं। फिर हमने जाना सॉइल के बारे में। सॉइल किस तरीके से फॉर्म होती है, उसमें सन, वाटर, विंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या रोल होता है, डिकम्पोजिशन और ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है। हमने जाना टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में, एल्यूमिनियम सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, माउंटेन सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल एंड लिटरेट सॉइल के बारे में हमने जाना। इसके बाद हमने कंपोजिशन सॉइल के बारे में पता किया, जैसे इनऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, एयर एंड वाटर एंड ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। सॉइल पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन किस तरीके से हो रहा है, मतलब सॉइल के अंदर हार्मफुल सब्सटेंस ऐड हो रहे हैं माइनिंग की वजह से और डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोसेस की वजह से, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है। केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। हमने सॉइल की फर्टिलिटी के बारे में जाना, और उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, बाई रोटेशन ऑफ लेगमिनस क्रॉप एंड नॉन लेगमिनस क्रॉप, लीविंग द क्रॉप अनकल्टिवेटेड फॉर सम टाइम एंड एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरियाज एंड प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन। हमने वाटर के बारे में जाना, वाटर हमारे लिए एसेंशियल होता है। वाटर के लिए हमारे मेजर सोर्स होता है ग्राउंड वाटर एंड स्नो वाटर एंड रेनफॉल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। वाटर की हमारे बहुत सारी यूज होती हैं, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है वाटर एंड कैरी डिजॉल्व नाइट्रोजन और डिजॉल्व न्यूट्रिशंस उसके अंदर होते हैं। इरिगेशन क्रॉप के लिए होता है एंड सॉइल मॉइस्चर के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर एंड मैनी ऑफ द प्रोसेस वाटर के द्वारा होती हैं हमारी। और हमने अलग जोन को वाटर की इंटेंसिटी के हिसाब से कैटेगराइज किया है, जैसे एरिड जोन, सेमी एरिड जोन, इंटरमीडिएट जोन एंड वेट जोन। इसी के साथ हमने जाना वाटर हमारा पॉल्यूट भी हो रहा है, उनके लिए हमारी ये एक्टिविटी जिम्मेदार हैं, जैसे डोमेस्टिक वेस्ट एंड सीवेज, इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड रिलीज ऑफ हॉट वाटर। फिर हमने जाना बायोलॉजिकल केमिकल साइकिल। बायोकेमिकल साइकिल में कार्बन साइकिल जाना हमने, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, वाटर साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल। और इसके साथ साथ हमने जाना ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर के बारे में जाना। इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ये हमारे बायोलॉजी का लास्ट चैप्टर था। इसके साथ हमारी बायोलॉजी भी कंप्लीट होती है। और आप इसके ऊपर क्वेश्चन कीजिए, अगर आपको क्वेश्चन पर डाउट आता है तो हमसे पूछिए। और बेस्ट ऑफ लक।